हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे 25 और 26 मार्क का करंट अफेयर। इसे हम डिटेल्स में देखेंगे जिससे आपका जनरल नॉलेज भी कवर होगा और इसे आप अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन है हमारा, खबरों में रहा सिनियाह द्वीप कहाँ है? तो ये है यूएई में, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। ये हाल ही में ये द्वीप खबरों में रहा है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के सिनियाह द्वीप पर, मतलब फारस की खाड़ी में दुनिया के सबसे पुराने मोती के शहर की खोज की गई है। अब हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात के बारे में, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ लगभग 90, यहाँ मतलब संयुक्त अरब अमीरात की जनसंख्या लगभग 90 लाख के करीब है। और संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। और संयुक्त अरब अमीरात में ही बुर्ज खलीफा है जो दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है। नेक्स्ट है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार गणित में दिया जाता है, मतलब मैथ्स में दिया जाता है। तो 2023 का एबेल पुरस्कार हाल ही में मिला है लुइस कैफरेली को। ये यूएसए के हैं लेकिन इनका जन्म हुआ था अर्जेंटीना में। तो लुइस कैफरेली को 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। और लुइस कैफरेली को गणित में फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम्स और लीनियर पार्शियल इक्वेशन में दिए गए योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और अब हम बात करें एबेल पुरस्कार की, तो एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? एबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2001 में, नॉर्वे की सरकार ने की थी और इसे सबसे पहले 2003 में दिया गया था। एबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स एकेडमी द्वारा दिया जाता है। और इसमें लगभग इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो इसमें एक मेडल दिया जाता है और इसमें 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर, मतलब क्रोनर नॉर्वे की वो मुद्रा है। और अब हम इस इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है एबेल पुरस्कार विजेता को। और यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है। जो कि नोबेल पुरस्कार गणित के विषय में नहीं दिया जाता है, इसलिए एबेल पुरस्कार दिया जाता है गणित में जीवन भर की उपलब्धि में योगदान देने के लिए दिया जाता है। और अब हम बात करें कि मतलब एबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को दिया गया था? तो एबेल पुरस्कार सबसे पहले 2007 में श्रीनिवास एसआर वर्धन को पहली बार दिया गया था, मतलब ये पहले भारतीय थे जिन्हें एबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, G20 रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस का मेजबान है? तो डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ में G20 देशों का नवाचार रिसर्च अनुसंधान एवं नवाचार समूह का सम्मेलन किया गया है। और इस सम्मेलन में कृषि क्षेत्रों की चुनौतियां और अवसर, हरित उद्योग, जैव ऊर्जा और जैविक संसाधन के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और इस सम्मेलन में लगभग G20 देशों की लगभग 1000 प्रतिनिधि शामिल हुए। अब हम बात करें असम के बारे में। असम की राजधानी डिब्रूगढ़ है, असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है और असम एक भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक राज्य है। असम की हम सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और अब हम बात करें कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीटों के बारे में, तो असम की विधानसभा सीट है 140 और लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 7, 140 नहीं 126। असम की विधानसभा सीट है 126। और अब हम असम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, जैसे असम में कामाख्या मंदिर है, असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और असम में एक कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। और असम चाय के लिए भी फेमस है, मतलब चाय पत्ती के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के सीएम ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद दिवस यानी 23 मार्च को अपने राज्य में युवा नीति और उसी के लिए युवा पोर्टल का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य है कि युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इस नीति में ये जो युवा नीति है इनमें किन किन क्षेत्रों पर प्रावधान बनाए गए हैं? तो इसमें दिया गया खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा, कौशल शिक्षा पर जोर दिया जाएगा और स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को सरकारी द्वारा मदद की जाएगी और जो युवाओं के उत्पादों को विदेशों में भी निर्यात करने पर उनके लिए प्रावधान है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। और मध्य प्रदेश में देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 मध्य प्रदेश में है। तो एक है उज्जैन है जिसका महाकालेश्वर उज्जैन, और खंडवा
खंडवा में ओमकारेश्वर है। और मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। पहला है खजुराहो, दूसरा सांची स्तूप और तीसरा है भीमबेटका की गुफाएं। और इसमें हम मध्य प्रदेश की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीटों के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट है 230, लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो 26% आबादी के पास। तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस में यूनेस्को के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या का लगभग 26%, इसका अर्थ हुआ कि 2 अरब लोग पीने के पानी से वंचित हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2050 तक विश्व की लगभग आधी शहरी जनसंख्या पीने पानी की समस्या से जूझेगा। और इसमें भारत एक ऐसा देश होगा जिसमें भारत में एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें पानी की सबसे ज़्यादा समस्या होगी। अब हम बात करें यूनेस्को के बारे में तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। पेरिस कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1948 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और यूनेस्को में कुल कितने सदस्य देश है? तो यूनेस्को में कुल 195 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ENT मतलब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा IIT शीर्ष पर रहा? तो IIT बॉम्बे। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT बॉम्बे फर्स्ट स्थान पर रहा है भारत में और IIT दिल्ली रहा है सेकंड स्थान पर। इसमें हम ऑल ओवर देखें तो ऑल ओवर में IIT जो बॉम्बे है वो रहा है 14th पोजीशन पर और IIT दिल्ली रहा है 46 पोजीशन पर। और इस रैंकिंग में टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की यूनिवर्सिटीज़ शामिल है 19, भारत की 19 यूनिवर्सिटी शामिल है। नेक्स्ट है अ मेंटर ऑफ हार्ड एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है तो अनुराग बेहर ने लिखी है। ये पुस्तक है जिसे अनुराग बेहर ने लिखा गया है और ये पुस्तक 110 कहानियों का संग्रह है जिसमें भारत की शिक्षा स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। अनुराग बेहर ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के CEO भी हैं। एक और चीज़ है गाइस की 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है कि सूर्य इसमें 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर होता है, इसलिए इस पर दिन और रात बराबर होंगे यानी 12-12 घंटे के होंगे और इस स्थिति को बसंत विषुव कहा जाता है। और 21 मार्च के बाद से सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा। इसे हम इन शॉर्ट देखें तो इसे हम एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं जिसमें हम जानेंगे कि सूर्य कैसे कैसे मूव करता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा और ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध। इसको हम मान लेते हैं कर्क रेखा। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए ही बना रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं है ये, एग्जैक्ट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाएगा। और ये है मकर रेखा। तो 21 मार्च को मतलब 21 मार्च को सूर्य यहाँ होगा, सूर्य यहाँ होगा और 21 मार्च के बाद से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएगा। तो एक कंडीशन आएगी 21 जून को। 21 जून को हम सभी ने सुना होगा कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है। तो इस दिन क्या होता है? इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है और इसी के अपोजिट कंडीशन बनती है दक्षिणी गोलार्ध में। मतलब 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में मतलब जो दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी देश है वहाँ दिन रात सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। और 21 जून के बाद से सूर्य फिर से मूव करने लगेगा नीचे की ओर, मतलब सूर्य फिर से 23 सितंबर को सूर्य आएगा भूमध्य रेखा पर। तो इस दिन भी यही कंडीशन बनेगी 21 मार्च वाले दिन, मतलब दिन और रात बराबर होंगे और सूर्य फिर नीचे जाएगा ये मकर रेखा पर आएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को ये होगा कि जो मकर रेखा पर जो स्थित देश है वहां पर दिन सबसे बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी और इसी के अपोजिट कंडीशन बनेगी उत्तरी गोलार्ध में। मतलब 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में मतलब कर्क रेखा पर और रात सबसे छोटी होगी और नहीं, रात सबसे बड़ी होगी और दिन सबसे छोटा होगा 22 दिसंबर के दिन। तो जो भी ज्योग्राफी का स्टूडेंट उसे ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और फिर भी मैंने इसे बहुत इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।